रब्बी इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। More than 10 days ago, तकरीबन 10 दिन पहले पाकिस्तान में रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोला गया और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि नो कॉन्फिडेंस वोट लिया जाए प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। और ये ज़िंदगी इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोला गया और उसको एक्टिव किया गया और चीफ जस्टिस ने ये हुक्म सुनाया कि नो कॉन्फिडेंस वोट हुक्मरान के ख़िलाफ़ में लिया जाए। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे एक ताकत थी और ताकत अमेरिका थी। और लोग अगर इसको कोशिश करें समझने के लिए इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी ये है कि अगर हम पीछे जाएं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जापान सुपर पावर था और जर्मनी सुपर पावर था और अमेरिका और रशिया भी सुपर पावर थे। लेकिन जंग अज़ीम दोम के बाद रशिया और अमेरिका पावर बन गए और जापान और जर्मनी का पावर ख़त्म हो गया। और उस वक़्त से लेके आज तक जापान, अमेरिका और रशिया के अंदर में एक जंग चल रही है। उस जंग को इंग्लिश में कहा जाता है कोल्ड वॉर और हम उर्दू में उसको कहेंगे सर्द जंग। इसकी बहुत सारी झलकियाँ हैं, हाइलाइट्स हैं। जैसे जब फिडेल कास्ट्रो ने रशिया के दिए गए मिसाइल एटॉमिक बम के साथ में लॉन्च करने के लिए रेडी किए हुए थे वाशिंगटन के ऊपर में और ये डिमांड की थी कि जॉन एफ कैनेडी अपनी फ़ौजें वापस निकाले वरना हम ये सारे मिसाइल्स एटम बम के साथ में वाशिंगटन पे फेंक देंगे। तो फाइनली जॉन एफ कैनेडी अपनी फ़ौजें वापस ले ली थी। सेम थिंग हैपन इन वियतनाम में जब रशिया ने हेल्प की वियतनाम को और अमेरिका के ख़िलाफ़ यहाँ तक के 5 मिलियन लोग, बेगुनाह लोग मारे गए वियतनाम की जंग में, लेकिन फिर भी वियतनाम ने सरेंडर किया और रशिया ने उनको हेल्प की। अमेरिका ने रिटेलिएशन की जब अफ़गानिस्तान में रशिया दाखिल हुआ और उसका नेक्स्ट प्लान पाकिस्तान में जाके फिर पाकिस्तान की सी को टेक ओवर करना था अपनी पावर के लिए। तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से अफ़गानिस्तान को हेल्प की और रशिया को 15 साल की जंग में हराया गया। एक बड़ा हिस्सा सर्द जंग का, कोल्ड वॉर का ये था कि जब रशिया पहली दफ़ा स्पेस में गया तो अब अमेरिका सिर्फ स्पेस में जाता तो वो ना जी सकता था। तो उन्होंने फिर एक फर्जी कहानी, एक स्क्रिप्ट बनाया, एक मूवी बनाई कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पे लैंड किया, जो एक झूठी कहानी थी। और उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो अमेरिका का झंडा था जो चांद के ऊपर में लहरा रहा था हवा से। और सारे साइंटिस्ट इस बात में मुत्तफिक है कि चांद पे एयर नहीं है, चांद पे हवा नहीं है। तो एक झूठी कहानी थी एक सर्द जंग को जीतने के लिए कि वी आर मोर पावरफुल देन रशिया और सोवियत यूनियन। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए से अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन को हेल्प की और उन्होंने रशिया को, सोवियत यूनियन को हरा दिया, उसके बाद सोवियत यूनियन का पावर दुनिया में ख़त्म हो गया। जर्मनी में बर्लिन वॉर को गिरा दिया गया और उसका सारा सेहरा मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर में, जो उन्होंने सुपर पावर को, जो पूरी दुनिया में रिलीजन को ख़त्म करना चाहता था और अपने पावर को बढ़ाना चाहता था। सेम थिंग इन अमेरिका, they also want to power and they are killing millions of people. वियतनाम में 5 मिलियन लोगों को, इराक में कई मिलियन लोगों को, बच्चों को शहीद किया गया, सीरिया में, यमन में, इन सारी, और इसराइल में, फ़लस्तीन में, इन सारी जगहों के पीछे अमेरिका है अपने पावर के लिए बेगुनाह लोगों का खून बहाना। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, जब रशिया चले गए जंग के शुरू होने के बाद यूक्रेन की, रशिया ने यूक्रेन पे जंग कब की? जब उन्होंने देखा कि अमेरिका तालिबान से 20 साल के बाद जंग हार गया। 20 साल के बाद जो उन्होंने 2001 में इंटर करके दे वर बूस्टिंग दैट वी टेक काबुल, बट दे आफ्टर 20 years they defeated by Taliban in Afghanistan for 20 years and they lost thousands of soldiers, not just American soldiers but 52 allied countries including NATO, Canada, Britain, European countries and many other Muslim and non-Muslim countries. 52 countries included America, they were defeated। वो उन्होंने जंग में शिकस्त खाई 52 मुल्कों के साथ होने के बावजूद और $2.6 ट्रिलियन, मतलब 2600 अरब डॉलर लॉस हुए
और फिर अमेरिका जब जंग हार गया, अब रशिया को पता था कि अगर मैं यूक्रेन में जाऊंगा तो अमेरिका मेरे पीछे नहीं आ सकता है, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका है। और मुमकिन है कि ये भी कोल्ड वॉर का ऐसा हो कि रशिया ने अफगानिस्तान में तालिबान को हेल्प की हो, क्योंकि चेचन मुजाहिदीन वहाँ आए थे, उन्होंने जिहाद में हिस्सा लिया था इस 20 साल के दौरान। तो अब 20 साल के बाद जब वो हार गए तो रशिया को पता था कि अब अमेरिका मेरे पीछे नहीं आ सकता है, वो इंटर हो गए। इमरान खान ने अगर रशिया प्रो रशिया होना भी था तो उन्होंने वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ जाने से उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपना प्लान। अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने लेटर लिखा, इमरान खान ने रिफ्यूज़ किया, फिर अमेरिका ने देखा कि अब मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फिर अपने साथ में अलाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अपनी हुकूमत लिया है मिस्टर शरीफ की, शरीफ नाम है लेकिन काम शरीफ वाला करें तो अच्छी बात है, तो अगर शरीफ हुकूमत आ जाए तो वो अमेरिका की हुकूमत है ऑलरेडी। और शरीफ हुकूमत के पास में एक कार्ड है मदरसों का कार्ड, वो मदरसों का एक बड़ा लीडर है जो उसके साथ है फजल रहमान, उसके ज़रिए से वो तालिबान को फिर अपने साथ में अलाइड कर सकते हैं, अपने साथ में इत्तेहादी कर सकते हैं। तो ये प्लान है अमेरिका का कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को फिर से अपना अलाइंस बना के रशिया के खिलाफ में फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये सबसे स्ट्रेटेजिक है। अगर रशिया के पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान है तो फिर रशिया स्ट्रॉन्ग है अमेरिका से। अगर रशिया के पास में पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, तो फिर अमेरिका के पास है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो अमेरिका विल बी ओवर रशिया और पावर ओवर रशिया। सो ये सारा प्लान था इमरान खान को रातों रात हटाने का, ताकि पाकिस्तान में अमेरिका की गवर्नमेंट आ जाए, पपेट गवर्नमेंट, और उसके ज़रिए से फिर वो अफगानिस्तान से अलाइड इत्तेहाद बनाए। क्योंकि मदरसों जो अफगान तालिबान लीडरशिप है वो मोस्टली पाकिस्तान के मदरसे से पड़ी हुई है, तो मदरसे का एक अगर बड़ा लीडर है जैसे फजल रहमान, तो वो उनको ऑफर करेगा कि हम अमेरिका से मिल जाते हैं। और ये सारा अमेरिका का प्लान है कि किस तरीके से वापस से इनको इत्तेहादी करके फिर वो रशिया के खिलाफ में प्लान करेंगे। 2001 में जब स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ गए, फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट से यही कहा था कि आपको हमने हेल्प की थी टेक ओवर करने के लिए, अब आप हमारे लिए काम करें, आप ईरान पे अटैक करें, चाइना पे अटैक करें, रशिया पे अटैक। तो मुल्ला उमर ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। इसके बाद फिर अमेरिका ने प्लान बनाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, और फिर उन्होंने जाके तालिबान की हुकूमत को ख़त्म किया 2001 में। और मुल्ला उमर ने कहा कि हम ये जंग जीत जाएंगे इंशाल्लाह, और 20 साल में वो जंग जीत गए। अब ये टाइम है कि मुसलमानों को ना अमेरिका के साथ में होना है ना रशिया के साथ होना है, मुसलमानों को मुसलमानों के साथ हो कि एक इत्तेहाद कायम करना है, एक हुकूमत कायम करनी है जो इस्लामी खिलाफत हो, जैसे ऑटोमन एम्पायर थी खिलाफत उस्मानिया तुर्की में, जो ब्रिटिश और मुसलमानों की साजिशों से ख़त्म की गई। वापस से मुसलमान इत्तेहाद कायम करें, काबुल में उसको हेडक्वार्टर बनाए, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाए। हमें किसी करेंसी की ज़रूरत नहीं है, करेंसी हमें ग़ुलाम बनाने के लिए बनाई गई है, ब्रिटिश ने बनाई है, ज़ायोनिस्ट के कहने पे बनाई है। रशिया क्यों यूक्रेन गया कि यूक्रेन ज़ायोनिस्ट का वो है, गढ़ है सिहोनियों का, जो यहूदी में एक जो तंजीम है ज़ायोनिस्ट, जो दज्जाल को सपोर्ट करती है, तो दज्जाल को हुकूमत कराना चाहती है यरूशलेम से। यही पहले लंदन में उसका हेडक्वार्टर था, फिर न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर बना, वहीं से सारी स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल होती है, वहीं से सारी करेंसीज कंट्रोल होती है, वहीं से सारे गोल्ड एंड सिल्वर कंट्रोल होता है। और दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो मनी है, जो पैसा है, वो ऑयल है। मुसलमानों के पास में 1000 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का ऑयल है, रिजर्व ऑयल है। सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, कुवैत एक्सेट्रा, इराक, ईरान, 1000 ट्रिलियन डॉलर। 1000 ट्रिलियन डॉलर का मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 अरब डॉलर होते हैं। तो 1000 अरब मल्टीप्लाई बाय 1000 अरब, 1000 अरब 1 ट्रिलियन है। और मुसलमानों के पास में 1000 ट्रिलियन डॉलर है का ऑयल है सिर्फ। इसके बावजूद भी मुसलमान गुलाम है, क्योंकि उन्होंने करेंसी को किया हुआ है, वो मुसलमानों की करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, जिनसे ऑयल मिल रहा है उनकी करेंसी को स्टेबल किया हुआ है। सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह को, कुवैत वगैरह को, वहाँ पे वो स्टेबिलिटी की हुई है ताकि वहाँ पे वो इजीली से ऑयल ले सके। अमेरिका का डॉलर क्यों स्ट्रांग है कि जब वो ऑयल निकलता है तो वो डॉलर में बिकता है, डॉलर में बिकने से डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। जब सद्दाम ने कहा कि मैं यूरो में बेचूंगा, पूरा यूरोप सद्दाम के साथ हो गया, अमेरिका ने ब्रिटिश से जाके सद्दाम को कत्ल कर दिया। लेकिन जब गद्दाफी ने कहा कि मैं ऑयल गोल्ड में बेचूंगा, अब यूरोप भी खिलाफ हो गया। यूरोप, अमेरिका, नेटो सब ने जाके मिल के गद्दाफी को पकड़ के मार दिया कि ये सारी करेंसी का डिस्ट्रक्शन है। तो अगर गोल्ड में होगी, गोल्ड बेस्ड करेंसी होगी, तो वो फिर इंसाफ होगा और नाइंसाफी नहीं होगी।
लेकिन आज का जो करेंसी है वो ऑयल बेस्ड करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड तो चंद सौ अरब डॉलर का है, लेकिन ऑयल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस डॉलर से, हज़ारों ट्रिलियन डॉलर का ऑयल है, और 1 ट्रिलियन में 1000 अरब डॉलर होते हैं। और यही अमेरिका ने यही इसी तरीके से यहूदियों की मदद से पूरी दुनिया पे कंट्रोल किया था। वो लैपटॉप लेके बैठे हैं यहूदी ज़ायोनिस्ट न्यूयॉर्क में, वहीं से ये करेंसी डिवैल्यू करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज डिवैल्यू करते हैं और दुनिया पे कब्जा किया हुआ। मुसलमानों को इसी तरीके से वो तुर्की को डिवैल्यू करके, पाकिस्तान को डिवैल्यू करके, उनको ब्लैकमेल करके उनको कंट्रोल करते हैं। अगर मुसलमान फिर से गोल्ड सिल्वर पे आ जाए और ऑयल के ऊपर आ जाए, और ऑयल को गोल्ड डॉलर में ना बेचे, न यूरो में बेचे, एक मुसलमान एक लीडर इस्लामिक दिनार बनाए जो ये पूरी 57 मुल्कों की एक हुकूमत होगी, उसका एक अमीर होगा, और वो अमीर हो सकता है कि हिब्बतुल्लाह हो जो अमीरुल मोमिनीन है अफगानिस्तान में, तालिबान की जो लीडर है, और वो पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। तो ये सारा प्लान था यहूदियों का। और अब जो आखिरी जो फेज़ है, लैपटॉप सारे यहूदी ज़ायोनिस्ट ले जाके यरूशलेम में, जब ट्रम्प ने कैपिटल बना दिया, अब यरूशलेम में बैठ के वो पूरी दुनिया पे दज्जाल की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। और भी कहेगा दज्जाल कि मैं मसीह हूँ, मैंने वो जो पेशन गोई थी तोरा में वो मैंने फुलफिल कर दिए। फिर अल्लाह ताला सच्चे मसीह को भेजेंगे, ईसा मसीह को, वो फिर झूठे मसीह को यरूशलेम में इसराइल में कत्ल करेंगे लूत के मकाम पे, बाबी लूत पे। और लूत के मकाम पे आज एयरपोर्ट बना हुआ है, और वो दज्जाल वहाँ से भागना चाहेगा। और दज्जाल की जो सवारी होगी, नबी साहब ने कहा है कि वो ऐसी होगी कि उसके कान खींचे हुए होंगे, मतलब जेट फाइटर, और उसकी स्पीड होगी आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा। तो जेट फाइटर वो आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा उसकी रफ्तार होती है। तो ये सारी चीज़ें अब होने वाली हैं। दज्जाल आएगा, यरूशलेम में कंट्रोल करेगा, मुसलमान इत्तेहाद हो जाए, और इमरान खान फिर से वो इमरान खान भी एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं मुसलमानों को इत्तेहाद करने का, जैसे उन्होंने कोशिश की थी केएल समीन में। इसी तरीके से वो कोशिश करके सारे मुसलमानों को इस्लाम पर लाएं, सूद को ख़त्म करें, बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म करें। बैंकिंग सिस्टम कन्वेंशनल हो, रिवायती हो या इस्लामी हो, सारा एक ही है। सारों का जो रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो उधर से आता है, वर्ल्ड बैंक से आता है, फिर सेंट्रल बैंक को मिलता है, फिर सेंट्रल बैंक इस्लामी बैंकिंग को रेट देती है कितना आपने प्रॉफिट चार्ज करना है। वो प्रॉफिट नहीं होता है, वो इंटरेस्ट होता है, सूद होता है, वो सिर्फ उसको प्रॉफिट कहते हैं, मुराबा, मुजारिबा, मुशारिका। तो इस्लामी बैंकिंग भी ये सारी वर्ल्ड बैंक की पैदाइश है, और ये सारा सूद है। तो मैं अल्लाह में हिदायत दे, अल्लाह में ताकत दे कि हम इस्लामी खिलाफत को कायम करें और सारे मुसलमानों को दुनिया में आज़ाद करें। सो यही मेरा पैगाम है। आप इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, और अल्लाह ताला हमें अपने गुस्से से और जहन्नम के अज़ाब से बचाइए। अल्लाह पाक हमें आपकी रज़ा और जन्नत फिरदौस में बुलंद बाला दर्जा अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमें हिदायत दीजिए। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को शिफा हिदायत दीजिए, लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हिदायत दीजिए, शिफा दीजिए, लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को शिफा दीजिए, हिदायत दीजिए, लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को और तमाम दुनिया के बच्चों को शिफा दीजिए, हिदायत दीजिए, लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह पाक हमसे तमाम अच्छे मांगते जो आपके नबी और तमाम लेकिन लोगों से मांगी। आमीन। अल्लाह पाक यहाँ के बनाना चाहते हैं उन दुआ पर आए को शरों से इनसे आपके नबी हो और तमाम लेकिन लोग आपके बनाना चाहिए। अल्लाह पाक तमाम दुआ को कुल फरमाए, जो मांगी हो, जो नहीं मांगी हो। आमीन। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।